विशेषज्ञ है हमारे साथ में, वो आपसे रूबरू होंगे। विशेषज्ञ है हमारे साथ में, वो आपसे रूबरू होंगे। फोन नंबर आप जल्दी से लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम अपने हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं उनके हम आपको रूबरू कराएंगे, उनसे हम आपको। हमारा जो फ़ोन नंबर है 0755-266-0049 और टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। इन नंबरों पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। तो आइए मुलाकात कराते हैं हमारे आए हुए हमारे अतिथियों से। हमारे साथ हैं आज के विषय विशेषज्ञ श्री BL बिलैया जी हैं, संयुक्त संचालक हैं किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। और सफल किसान से हम आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ हैं प्रदीप परमार जी हैं, इमली खेड़ा काला पीपल शाजापुर से हमारे साथ यहाँ पर हैं। और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार सर। रबी फसलों की देखभाल बहुत जरूरी है। हम देख रहे हैं कि हमारे जो खेतों में है, हमारी रबी फसलें लहलहा रही हैं, विभिन्न अवस्थाओं में हैं। चाहे हम गेहूं की बात करें, जौ की, मक्का की, चना की, दलहनी हो चाहे तिलहनी फसल हो, क्या समसामयिक सलाह इस समय हमारे किसान भाइयों को आप देते हैं? ये जो समय है वो रबी फसलों की देखभाल का बहुत ही उत्तम समय है, और हम थोड़ी सी देख रेख कर लेते हैं तो उत्पादन 10 से 15% जो अभी हम चाह रहे हैं उससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है। और वो समय है अभी। ये चाहे हम सिंचाई की बात करेंगे, चाहे उर्वरकों की बात करें, चाहे खरपतवार जो लगे हुए हैं खेत में है उनको निकालने की बात करें, या किसानों को जो अन्य फसलें हैं जो फसल के साथ है और जिसका बीज बनाना है, अन्य खरपतवार के साथ साथ अन्य किस्मों का भी बीज यदि पौधों में है, फसल में है, तो उसको भी निकालने का बहुत ही उत्तम समय है। और ये समय को पकड़ना किसानों के लिए बहुत ही आवश्यक है, ताकि अधिक से अधिक उत्पादन और अच्छा से अच्छा अनाज प्राप्त किया जा सके। बिल्कुल, आपने कहा समय को पकड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मौसम बहुत नरम गरम हो रहा है, एकदम से धूप हो रही है, एकदम से गर्मी हो रही है, फिर ठंडा भी पड़ रहा है। ऐसे समय में हमारे जो किसान भाई हैं अपनी फसलों की देखभाल कैसे करें? बहुत अच्छी बात कही आपने कि जो टेम्परेचर है, हवा है, ये फसलों पे बहुत ही प्रभाव डालती है। जैसे यदि पानी दे दिया है, सिंचाई कर दिए हैं और हवा तेज चलती है तो पूरा का पूरा गेहूं जो है वो लाजिम गिरने लगता है, और ऐसे में जो उत्पादन है उस पर भी असर पड़ता है। तो और यदि हमारी फसल को पानी चाहिए और समय पे पानी नहीं दिया तो भी उत्पादन पे फर्क पड़ता है। बहुत सी ऐसी किस्में हैं हमारे पास जो 3 पानी भी चाहिए, 4 पानी भी चाहिए, और की कहें अपन तो अलग अलग समय में बोनी हुई है, और पानी की भी आवश्यकता अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पानी की बिल्कुल। आपसे चर्चा जारी रहेगी आगे भी। हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, सागर से विपिन जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है विपिन जी, प्रश्न कीजिए। जी नमस्ते मैम। जी मैम, मैं जानना चाह रहा था कि मसूर की फसल लगभग आने वाली है, लेकिन उसमें देखा जा रहा है कि कहीं कहीं पर हरी भी हो चुकी है, कहीं कहीं पर मतलब थोड़ी दिनों में पीला कलर दिखाई देने लगा है। तो ये किस कारण से होता है, और इसमें हमें किस तरीके से मसूर की फसल को मतलब काटना चाहिए, या फिर उसको कैसे क्या करें, क्योंकि ये बड़ी असमंजस की समस्या रह रही है। उसमें कहीं कहीं दाने हरे भी हैं और कहीं कहीं पकने की अवस्था में आ चुके हैं। बिल्कुल। सागर से हमारे विपिन जी हैं, हमारे नियमित दर्शक हैं। मसूर की फसल में ये आपसे सलाह चाह रहे हैं। मसूर असिंचित, ऐसे तो मसूर की बोनी जो है असिंचित क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, परंतु कहीं कहीं एक पानी वाले क्षेत्र में भी इसकी बोनी करते हैं। अब मसूर को अभी पकने का समय आ रहा है, और जहाँ पानी की कमी रहती है शुरू से, ऐसे क्षेत्र में बहुत जल्दी पक जाती है, और जहाँ मॉइस्चर पर्याप्त मात्रा में रहता है वहाँ पे थोड़ा सा लेट पकती है। तो यदि अभी फूल की अवस्था में या छोटी है तो एक हल्का सा पानी जरूर दे दें, ताकि पूरे के पूरे फसल जो है
वो एक सी हो जाए। बिल्कुल, तो अच्छी तरह से पानी देने से उनकी फसल एक सी हो सकती है। हल्का पानी देना है इसमें। बिल्कुल जी हाँ। परमार जी, आप हमारे कार्यक्रम में आप आए हैं और हम चाहेंगे कि आप एक सफल किसान हैं, आपकी सफलता की कहानी जो है वो हमारे दर्शक भी आपसे सुनना चाहेंगे। खेती करने का विचार जो है वो आपके मन में कैसे आया कि नहीं मुझे खेती करना है, अन्य और कोई व्यवसाय नहीं करना है? सन 2009 से मैंने कृषि कार्य स्टार्ट किया। इसके पहले काम बहुत किए हुए हैं, लेकिन जो आत्मसंतुष्टि हम जिसे कहते हैं जी जी, वो मुझे कृषि में ही आकर क्या बात है, कितनी बड़ी बात है कि आत्म संतुष्टि जो वो है वो उनको कृषि में मिली। तो अभी आपके पास कितनी जमीन है, कितने में आप हमारे खेती पास करते हैं? 90 बीघे जमीन है, जिसमें हम 3 हेक्टेयर पर MP सोका में रजिस्टर्ड के द्वारा ऑर्गेनिक प्राकृतिक कृषि भी हम साथ में कर रहे हैं। प्राकृतिक भी करते हैं और आप अपनी दूसरी पारंपरिक भी करते हैं। आज पारंपरिक करना और जैविक खेती करना, इसमें क्या अंतर है? बहुत आज भी हमारे जो किसान भाई हैं वो थोड़ा सा समझना चाहते हैं कि क्या होता है प्राकृतिक खेती और पारंपरिक खेती। प्राकृतिक खेती में जो प्रकृति के आधार पर जो चीजें प्रोवाइड करते हैं हम, जिस प्रकृति जो हमें देती है, जैसे कि उनके ही थ्रू हम कृषि कार्य करते हैं। और पारंपरिक पारंपरिक में तो जो अभी जो ऑर्गेनिक जो रासायनिक कृषि जो चल रही है वही लोग उसको पारंपरिक ही समझते हैं। लेकिन जो अब हम प्राकृतिक कर रहे हैं वो पुरानी ही परंपरा से हम दोबारा लौट रहे हैं उसमें। दोबारा हम उसी में आ रहे हैं। हमारे कई किसान ये चीज सोचते हैं कि जैविक खेती करने में या प्राकृतिक खेती करने में उत्पादन कम होता है, ये कितना सही है? वो कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो स्टेब्लिश हो जाती है जमीन, उस हिसाब से धीरे धीरे वो बढ़ता भी जाता है। अच्छा, कुछ समय के लिए जरूर। खेती के साथ साथ आप और भी क्या कृषि कार्य करते हैं? इसमें हमारे पास में पशुधन भी है, पशुपालन का भी कार्य करते हैं। इसके बाद हम सीड प्रोडक्शन का भी काम करते हैं। एक लकी फार्मर सीड बैंक करके हम बीज किसानों के साथ जुड़ के बीज बैंक का कार्य कर रहे हैं। और उसमें हम 29 वैरायटियां गेहूं की लगाते हैं, 15 सोयाबीन की लगाते हैं, अरहर, हल्दी, मूंग, इस तरह हम 18 फसलें और दूसरी भी ले रहे हैं। मतलब फसल उत्पादन खाने के लिए और बेचने के लिए तो होता ही होता है, साथ में बीज उत्पादन के लिए भी परमार जी फसल उत्पादन करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि कृषि केवल एक पारंपरिक काम न बनकर उसको एक उद्योग और व्यवसाय के रूप में अपना रहे हैं। ये वाकई में हमारे सभी युवा साथियों के लिए, युवा किसानों के लिए एक प्रेरणा की बात है। सर, हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले मुख्य फसलों की बात अगर हम कहें तो गेहूं है, जौ है, धान है, कहीं कहीं मक्का भी लग रहा है। इसमें अभी अगर हम सामयिक कार्यों के बारे में बात करें तो हमारे किसान भाइयों को आप क्या सलाह देंगे? जैसे सबसे ज्यादा एरिया देखें हम हर एक जिले में तो गेहूं का है, और गेहूं जो है वो सरबती गेहूं जो है उसमें अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो पकने के इसमें आ चुकी होगी, या कहीं कहीं सरबती गेहूं में अन्य वैरायटियां हैं वो मिली होंगी तो उसको निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। जहां बीज के लिए यदि गेहूं है तो बीज के लिए जो किस्म है वही किस्मों का बीज रहे, तो अभी फसल को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि अन्य किस्मों का पौध है तो उसको अलग करें। ये समय उपयुक्त समय है। दूसरा पानी का, पानी जैसे हम बताते हैं कि पहला पानी जो है 21 दिन में, दूसरा 42 के लगभग, तीसरा 65 दिन में। तो जो तीसरा और चौथा पानी देने वाली फसलें हैं उनको समय पे पानी देने की बहुत नितांत आवश्यकता है। और पानी जो है विभिन्न माध्यम से, यदि स्वयं का साधन है तो स्प्रिंकलर है, कहीं कहीं अन्य गन्ने वगैरह में देते हैं तो ड्रिप की व्यवस्था है, और अन्य भी विभाग के माध्यम से भी इन साधनों के लिए अनुदान दिया जाता है। तो उसका भी यदि किसी किसान बंधुओं के पास साधन नहीं है स्प्रिंकलर का, ड्रिप का, पाइपलाइन का, तो ये इसको भी लेकर और अपना स्वयं का साधन कम पानी में ज्यादा से ज्यादा सिंचाई कर सकते हैं। जैसे 322 है, 366 है, ये ऐसी किस्में हैं जहाँ 3 पानी भी लगता है, 4 भी है। 1544 में भी 2-3 पानी लगता है तो उनको भी पानी देने की आवश्यकता है। फसलों को जो उनकी क्रांतिक अवस्थाएं हैं उनमें अभी जो है फूल, गभोट और कहीं कहीं जो है
दूध की अवस्था भी, दाने में दूध भरने की भी अवस्था आ गई है। तो पानी की उपलब्धता के अनुसार, किस्मों के अनुसार सिंचाई अवश्य दें। जहाँ अभी कुछ किसान बंधु बता रहे थे कि दलहनी फसलों में भी और तिलहनी फसलों में भी कहीं कहीं जो है कहीं सूखने लगी, जल्दी पकने लगी, कहीं कुछ इस प्रकार की है। तो यदि हमारे पास पानी का साधन है और हल्का पानी दे सकते हैं स्प्रिंकलर के माध्यम से, तो एक पानी इनको भी अवश्य दें, ताकि जो टेम्परेचर कम ज़्यादा हवा और ये है उसमें दें। परंतु जहाँ तेज हवा चल रही है, हाँ, वहाँ गेहूं थोड़ा बड़ा हुआ है, वहाँ पानी ना दे, नहीं तो वो लाजिंग जो है वो गेहूं गिरने लगता है। बिल्कुल। जो तापमान का संतुलन है वो सिंचाई से भी संभाला जा सकता है। ये बात बहुत ही अच्छी हमारे विशेषज्ञ ने बताई। परमार जी, हम यही देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि किस तरह आपने जो अपने खेत में सिंचाई प्रबंधन की व्यवस्था कैसे बना के रखी हुई है। हमने जहाँ पर हमारी पथरीली जमीनें हैं, जहाँ पर पानी की उपलब्धता बहुत जल्दी जरूरत लगती है, वहाँ पर हम पहले पानी से आखिरी पानी तक हम स्प्रिंकलर ही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो इसके लिए किस तरह से आप उपयोग करते हैं, कैसे इस बात को आप व्यवस्थित करते हैं कि सही पानी सही फसल में और सही तरीके से चला जाए? हम अगर फसल को देखते हैं तो फसल खुद बोलती है हमसे, अच्छा। बात करती है कि हाँ हमें इसकी जरूरत है, तो हम उस हिसाब से उसको मैनेज कर लेते हैं। हाँ। कहना चाहिए एक अनुभव जो होता है अपने आप में, सर की मतलब एक अनुभव जो होता है वो अपने आप दिखता है और बोलते हैं हमारे किसान भाई अपने आप में बहुत होते। हम बात करना चाहेंगे तिलहनी फसलों की, हम बात करेंगे, लेकिन तिलहनी फसलों की हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त है एक छोटे से अंतराल का, बस अभी उपस्थित हुए। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में सजीव फोन इन कार्यक्रम है। रबी फसलों में देखभाल विषय पर सजीव फोन इन कार्यक्रम है। हमारे किसान भाई अपने समस्याओं के समाधान, प्रश्नों के उत्तर जो है हमारे विषय विशेषज्ञों से पूछ सकते हैं। फोन नंबर आपको फिर बताते हैं, 1800233004 हमारा टोल फ्री नंबर है और आप फोन लगा सकते हैं 0755266009। और हमारे साथ विषय विशेषज्ञ हैं श्री BL बिलैया जी, संयुक्त संचालक हैं, और सफल किसान हमारे साथ प्रद्युम्न परमार जी हैं। सर, हम आप बात कर रहे थे तिलहनी फसलों की, तो तिलहनी फसलों में हमारे जो किसान भाई हैं वो किस तरह से अभी सामयिक कार्य कर सकते हैं ताकि उनको अच्छे से अच्छा उत्पादन मिल सके? जी, तिलहनी फसलों में सरसों की फसल जो है वो मुख्य है, कहीं कहीं अलसी भी होती है। सरसों में एक तो अभी पानी देने की आवश्यकता पड़ेगी और पानी की आवश्यकता पड़ेगी, तो पानी जो है एक हल्के दाने भर चुके हैं अभी इस समय पे। कहीं कहीं 2 पानी और कहीं कहीं 1 पानी में भी फसल को लिया जा सकता है। सर, आपसे चर्चा जारी रखेंगे हम। हमारे एक नियमित दर्शक हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं, बाराबंकी से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है नंद स्वरूप जी, प्रश्न कीजिए, कैसे हैं? नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि रबी फसलों में इस समय कौन सा हमें देख रेख करने की जरूरत है, जिसमें कीट है, जिसमें रोग है, या कुछ फसलें हमारी परिपक्वता की ओर जा रही हैं, तो उनको हम किस प्रकार से सावधान रहे, बचाने की कोशिश करें? जी जी,
रबी फसलों की देखभाल में हमने पहले ही बताया, एक तो नंबर 1 हमको पानी की देना है, नंबर दूसरा जो है कोई कीड़े बीमारी या रोग, अलग अलग फसलों में अलग अलग कीड़े बीमारी रोग लगते हैं तो वो तो नहीं है। दूसरा पौधों को जो है वो खरपतवारों से भी बचाना है। तीसरा यदि अन्य चीज़ें कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उसको भी, जैसे कहीं कहीं जो है वो ग्रोथ जो है वो बढ़वार जो है पौधों की रुक जाती है, कहीं लेट बोनी हुई है तो उसमें भी इस प्रकार की समस्या आती है, तो इनको देखना है। परंतु मुख्य जो है अभी जो है कहीं कीड़े बीमारी तो नहीं लगी हो, दूसरा पानी की कमी तो नहीं हो। जैसे हमारे किसान भाई है वही बताते हैं कि खेत को देख के हमारे दिन तो निश्चित है कि इतने इतने दिनों में देना चाहिए, परंतु कभी कभी खेत है उससे पहले भी पानी मांगने लगता है, वो खेत सूखने लगता है, कहीं कहीं जो है दरारें पड़ने लगती है। तो जैसे हमारे परमार जी बता रहे हैं कि उसको देख के भी वो पानी देने लगते हैं। बिल्कुल, तो इस प्रकार से और सावधानी बहुत जरूरी है। जी। और निरंतर निगरानी करें तो काम चीजें बन जाती हैं। परमार जी जानना चाहेंगे कि जैविक खेती करते हैं तो कैसे कीट रोग नियंत्रण करते हैं आप अपने फसलों का? हम नीम ऑयल का स्प्रे करते रहते हैं, हर 15 दिन में नीम ऑयल का हम स्प्रे करते हैं और साथ में नीम काढ़ा और 10 परनी अर्क, जो भी ऐसे फसलें जिनके पत्ते पशु नहीं खाते हैं उनके पत्तों का हम अर्क निकाल के और हल्दी उसके साथ ऐड करके ये इन चीज़ों का हम स्प्रे करते रहते हैं। तो इससे इनको पूरा लाभ मिलता है ना। और इसको बनाने में आपको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? थोड़ी सी परेशानियां तो आती है, चीजों को कलेक्ट करना में, साथ में बनाने में थोड़ी सी उसमें महक थोड़ी अलग तरह की आती है, तो उसको भी मैनेज करके हम कर लेते हैं। अगर जो हमारे छोटे किसान हैं जो नहीं बना पाते हैं या नहीं करते, तो क्या आप इसकी विक्रय भी करते हैं क्या? नहीं, इसका विक्रय हम नहीं करते, हम सिर्फ हमारी उसके लिए अपने के लिए आप बनाते हैं। बात करते हैं हम कि अगर हमारे जो युवा किसान हैं जो रोजगार कर रहे ना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहते हैं? रोजगार के लिए दूसरे कार्य तो हम करें ही युवा, लेकिन साथ में कृषि से भी जुड़कर चलें। इसमें जैसे कि हम सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम पहले शुरुआती दौर में हम 1 किलो 2 किलो 5 किलो ऐसे भी सीड हम प्रोवाइड करवा रहे थे। जी। और आज की कंडीशन यह है कि हम हमारे उत्पादन का लगभग 70% पूरा हम घर से सेल कर देते हैं। अच्छा। ये हमने 2020 में प्लानिंग की थी हमने कि जो जैविक का जो रकबा है उस क्षेत्र का जितना भी विक्रय है फसल वो 22 तक हमें पूरा करना, 25 तक हमें पूरा करना है, तो वो हमने 2022 में ही पा लिया आपने। तो क्या अगर लक्ष्य बनाकर काम किया जाए तो कोई भी काम कठिन नहीं होता है, परेशानी तो आती है लेकिन समाधान भी निकल जाता है। क्यों सर? होता ही है। और बात समस्या और समाधान की चल रही है तो खाद प्रबंधन होना भी बहुत जरूरी है। तो हमारी अभी जो रबी की फसलें हैं, अगर हमारे जो किसान भाई हैं खाद प्रबंधन करना चाहते हैं तो वो किस बातों का ध्यान रखें? यदि हम देखें खाद की बात तो प्राय जो है पहली सिंचाई दूसरी सिंचाई में हम गेहूं में टॉप ड्रेसिंग की बात करते हैं, यूरिया की, नाइट्रोजन युक्त खाद की, तो वो तो स्टेज प्राय निकल गई है और खाद का प्रबंधन जो पौधों को देना चाहिए वो दे चुके हैं। परंतु जहाँ लेट सोइंग होती है जी, और लेट है काफी, जहाँ धान की फसल होती है लेट वाली धान, और उसके बाद कटाई करके गेहूं की बोनी करते हैं, तो वहाँ जरूर थोड़ा बहुत यदि हो तो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। बाकी फसलों के लिए जैसे आपने बताया कि टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में यदि कहीं हमारी फसलें लेट बोई है और वो टेम्परेचर के कारण थोड़ा सा फसल पे प्रभाव पड़ रहा है, तो हम पोटेशियम क्लोराइड भी 0.2% जो है वो स्प्रे करने की सलाह देते हैं, जिससे पौधे में ठंडक बनी रहे। तो ध्यान देने वाली बात है। और अब हमारे साथ एक और हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं, बैतूल से अस्मिता जी जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रश्न कीजिए। हेलो। हाँ जी, प्रश्न कीजिए अपना। हाँ मैडम, मैं ये पूछ रही थी कि हमारे जो चने की ग्रोथ को हम कैसे बढ़ाएं और हमारी जो जमीन है उसको उपजाऊ कैसे बनाएं? जी, चने की ग्रोथ कैसे बढ़ाएं और जमीन को उपजाऊ कैसे बनाएं? हाँ, बहुत अच्छा है। भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए ऑर्गेनिक
थोड़ा सा ऑर्गेनिक कार्बन, प्रकृति की तरफ लौटना ऑर्गेनिक होगा। कार्बन जो है उसके धीरे धीरे रासायनिक खेती के कारण ऑर्गेनिक कार्बन कम होता जा रहा है, और ऑर्गेनिक कार्बन जहाँ बढ़ाना है तो हमें प्राकृतिक खेती, गोबर की खाद या जैविक खाद या हरी खाद की तरफ जाना पड़ता है, या फिर नरवाई प्रबंधन जी, जहाँ हम गेहूं के बाद धान या अन्य फसल लेते हैं और नरवाई जलाते हैं, वो ना जला के जो पेड़ पौधे का अवशेष है वो खेत में मिलाने लगे तो निश्चित है कि हमारी भूमि का जो है वो पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ेगी। और उसको जानने के लिए एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाना जरूरी है। हर खेत का मृदा स्वास्थ्य, पहले तो हम मिट्टी की जांच करके मिट्टी का कार्ड बनाते थे, अब स्वास्थ्य को देखते हुए 12-13 प्रकार के जो न्यूट्रिएंट पौधों को आवश्यकता बहुत जरूरी है वो उसकी जांच करते हैं, तो वो कराएं। साथ ही चना जो है वो 2 सिंचाई वाला यदि नई वैरायटी है और उसका उपयोग किए हैं, वो बोए हैं, पहली बार चना लगाए हैं, तो ये एक हल्की सी सिंचाई जरूर स्प्रिंकलर के माध्यम से दें ताकि उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो। बिल्कुल, इसमें कोई फर्टिलाइजर डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परमार जी, आप खेती के साथ साथ फसल उत्पादन के साथ साथ प्रसंस्करण आपने यूनिट डाले हुई हैं, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को अपने अनुभव बताइए कि कैसे मैनेज करते हैं इन चीजों को आप? इसमें हम हल्दी की प्रोसेसिंग करते हैं। हाँ। हल्दी हमारे खेत की रहती है। हाँ, उसको सुखाकर उसकी प्रोसेसिंग कर उसको पैकिंग करके उसको सेल भी हम खुद ही करते हैं। अच्छा, तो मार्केटिंग करने में परेशानी? हाँ, मार्केटिंग में थोड़ी सी समस्या आई थी। लोग विश्वास नहीं करते हैं कि ये चीज असली है, तो लोगों को हमने भरोसा दिया। हम लोगों को हमारे खेत के भी फोटो वगैरह बताते हैं, वीडियो बनाते हैं और हमारा पता बताते हैं, तो वहाँ जाकर भी वो देख सकते हैं। और जहाँ हमारा जो पैकिंग वगैरह होता है वो भी वो खुद आकर कभी भी आकर हमें देख सकते हैं। अभी हमारे बहुत सारे युवा सोचते हैं कि हमें खेती के व्यवसाय की तरफ आना चाहिए, तो केवल एक पारंपरिक काम नहीं है, ये एक व्यवसाय भी है। इस बारे में आपका क्या कहना है हमारे दर्शकों के लिए? बिल्कुल, एक कृषि को हमने सिर्फ एक कृषि के से ही जोड़कर अभी तक हम चल रहे थे, लेकिन इसको हमें एक व्यवसाय के रूप में भी समझना पड़ेगा। इसको कृषि के साथ साथ व्यवसाय से भी जोड़ना पड़ेगा, तब ही इसका कृषि का भला हो पाएगा या फिर इसमें लोग आगे किसान उठ पाएंगे। हाँ। बिल्कुल, अगर सही तरीके से रोजगार के अवसर तलाशे जाएं और उस पर सही काम किया जाए तो आगे भविष्य बहुत उज्जवल है। खेती किसानी में भी कृषि उद्योग के रूप में विकसित हो रहा है और आगे भी लोग काम कर रहे हैं। सर, खरपतवार नियंत्रण की हम बात करना चाहेंगे कि अभी जिस अवस्थाएं में हमारी रबी की फसलें हैं, उद्यानिकी फसलों की भी हम बात करना चाहेंगे, तो इस समय में हमारे जो किसान भाई हैं वो किस तरह से खरपतवार नियंत्रण करें? जैसे हम बताते हैं कि खरपतवार 2 प्रकार के होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले, सकरी पत्ती वाले, और उसमें रासायनिक दवाओं का उपयोग। परंतु रासायनिक दवा जो है हम बोनी के पहले या बोनी के 1 माह तक के लिए रिकमेंड करते हैं। उसके बाद यदि कहीं पे खरपतवार है तो पहली सिंचाई, दूसरी सिंचाई, तीसरी सिंचाई के बाद हाथ से निकालना बहुत ही जरूरी हो जाता है, इसलिए कि इसका दाना जो है वो जो हमारी अनाज है उसमें भी मिलेगा। जैसे चना है, और चना में कहीं कहीं जो है त्योड़ा जो मिला रहता है, और वो त्योड़ा के कारण जब हम चना बेचने जाते हैं तो वो त्योड़ा ज्यादा दिखता है, तो बेचने में हमें परेशानी होती है। तो उसका फूल अलग ही दिख रहा है, अलग ही समझ में आ रहा है। तो चना से त्योड़ा को बिल्कुल जहाँ उपार्जन में बेचना चाहते हैं तो इसको अलग करें। अलग करके हमारे जो किसान भाई हैं वो चने का और त्योड़े का बिल्कुल अलग देखें। और आप सबने इस बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लिया, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद। श्री BL बिलैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रद्युम्न परमार जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने फोन किया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम हमारा रबी फसलों की देखभाल पर हमने आज चर्चा की और बहुत ही बढ़िया तरीके से आज हमने चर्चा की। हमारे दर्शकों ने बहुत ही अच्छे से प्रश्न किए और उनके उत्तर भी आप सबको मिले। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, दीजिए अनुमति। नमस्कार।